सो गाइस आप सभी का स्वागत है गवर्नर जनरल एंड वायसराय के सेकंड क्लास में। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग एमसीक्यू के फॉर्म में यानी कि अभी तक रिसेंट एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन इस टॉपिक से बने हुए हैं, चाहे वो कांस्टेबल लेवल का हो, यूपीएससी लेवल का हो या फिर स्टेट लेवल के किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया हो, उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने सारे क्वेश्चन को उठाया है, एक जगह पर लाया है और कॉन्सेप्चुअल वे में एक साइंटिफिक याद करने के टेक्निक के सहारे हम लोग एक ही क्वेश्चन को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। एक ऐसा क्लास है जिसमें कि आपको सभी चीजें यानी कि जो भी ईयर्स होते हैं, जो भी एक्शंस होते हैं, जो भी पॉइंट्स होते हैं, सभी चीजों को मैं यहीं पे याद करवाने की कोशिश करता हूं कि आपको घर जा करके बार-बार रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़े। क्योंकि दोस्तों जीएस में होता है क्या कि पढ़ाते तो सभी हैं लेकिन कोई याद नहीं करवा पाते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन के बाद अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो पहला क्वेश्चन आज का है कि हु प्रेसिडेड ओवर सदर निजामत अदालत established in 1772 at मुर्शिदाबाद बीस एक्टेड एज ए क्रिमिनल एपेलेट कोर्ट इन ब्रिटिश इंडिया। 1772 में मुर्शिदाबाद में स्थापित सदर निजामत अदालत की अध्यक्षता किसने की? इसका क्वेश्चन का मेन क्रक्स जो है वही है। एक बार मैं इंटरनेट को चेक कर लेता हूँ कि सभी कुछ सही चल रहा है कि नहीं। हाँ, अभी तक सभी कुछ सही है। हाथ हिला के देख लेते हैं। हाँ सही है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको याद करवाने के लिए एक टेक्निक बताया था। क्या बताया था कि फौजी की दीवानी सारे लोग। अभी आप देखना कि जो हमारे फौजी भाई होते हैं, जो बॉर्डर पे लड़ते हैं, जो आर्मी में होते हैं, उनकी दीवानी पूरे भारतवर्ष होते हैं। बड़े बड़े हस्तियां भी उनकी दीवानी होती है, उनसे प्यार मोहब्बत करते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि फौजी की दीवानी वरी हस्ती। यहाँ पे वारेन हेस्टिंग में देखना, ये जो मैंने हाईलाइट कर रखा है, यहाँ पे वरी बन गया और यहाँ पे हस्ती बन गया। तो वरी हस्ती यानी कि वारेन हेस्टिंग फौजी की दीवानी है। मतलब कि फौज से यहाँ पे फौजदारी अदालत, दीवानी से यहाँ पे दीवानी अदालत, ये जो दोनों तरीके की अदालत है वो बड़ी हस्ती यानी कि वारेन हेस्टिंग ने बनवाया था अपने कार्यकाल में। इस तरीके से इसको याद रखेंगे। तो उसी क्रम में दोस्तों यहाँ पे उसने दो लेवल पे अदालत बनवाए थे। जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट होते हैं, हाई कोर्ट होते हैं, तो उसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उसने डिस्ट्रिक्ट दीवानी अदालत और डिस्ट्रिक्ट फौजदारी अदालत बनवाए थे। और सेंट्रल लेवल पे उसने सदर दीवानी अदालत और सदर निजामत अदालत बनवाए थे। मैंने आपको ये भी बताया था कि दीवानी अदालत में जो सिविल मैटर होते हैं, जो घरेलू मुद्दे होते हैं, जिसमें कि क्राइम नहीं हुआ रहता है, जिसमें मर्डर नहीं हुआ रहता है, जिसमें गोलियां नहीं चली होती है, उस तरीके के उसको देखा जाता है। जैसे तलाक लेना है, डाइवोर्स वाले मुद्दा होते हैं, इस तरीके के मुद्दा। लेकिन वही मुद्दा अगर दहेज में क्राइम बन जाए, मतलब किसी का मर्डर हो जाए, तो वो किस में चला जाएगा, वो फौजदारी में चला जाएगा। ठीक है। तो यहीं पे क्वेश्चन क्या था कि सदर निजामत का अध्यक्षता किसने किया, मतलब उसका हेड कौन था? तो सदर निजामत का हेड कौन था? डिप्टी निजाम था। चीफ काजी और मुफ्ती लोग मिलकर के इसको चलाते थे। और हेड कौन था? डिप्टी निजाम। तो आंसर क्या होगा? डिप्टी निजाम होगा। इसी क्रम में मैंने आपको एक याद रखने के लिए पॉइंट ये भी बताया था कि जो भी निजामत अदालत मतलब कि फौजदारी अदालत थे, उसको हेड करने के लिए इंडियन को दे दिया गया था। क्योंकि ब्रिटिश को उस समय इंडियन लॉ की जानकारी नहीं थी, जिसके अकॉर्डिंग वो क्या कर सके, लोगों को न्याय दे सके। और जो फौजदारी अदालत था, निजामत अदालत था, उसमें क्राइम यानी कि सीरियस मैटर आते थे, सीरियस मुद्दे आते थे, तो ब्रिटिश उनको, जो यहाँ के लोग होते थे, काजी लोग हो गए, निजाम लोग हो गए इंडियन, जिनको की इंडियन लॉ की जानकारी होती थी, उसका हेड बना दिया था। और दीवानी अदालत वो खुद हेड करते थे, मतलब यूरोपियन लोग हेड करते थे। तो याद कैसे रखना है कि दीवानी मतलब प्यार मोहब्बत वो खुद करेंगे, और फौजदारी मतलब लड़ाई झगड़ा में वो हेड आगे किसको कर देंगे, तो इंडियन को कर देंगे। इस तरीके से ध्यान रखना है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, 32 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे गायब हो गया है। मैं सॉरी चाहूंगा दोस्तों, लेकिन वो आगे कहीं पे होगा तो जरूर आ जाएगा। ठीक है। इंटरनेट तो सही है ना? मुझे बार बार थोड़ा सा यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। हाँ सही है अभी तक। So which Governor General of India signed the Treaty of Lahore in 1846 marking the end of First Anglo-Sikh War? भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1846 में लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर किए, जिससे प्रथम आंग्ल सिख युद्ध का अंत हुआ? यहाँ पे जो फर्स्ट एंग्लो सिख वार था, उसको याद करने के लिए मैंने यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बताया था आपको कि फर्स्ट एंग्लो सिख वार को याद करना है तो यहाँ पे आएगा एफ, यहाँ पे आएगा ए और यहाँ पे एस। तो क्या बन जाएगा? एफ एस फर्स्ट बन जाएगा। और आदमी कहाँ पे फंस जाता है? तो बोले कि आदमी बुरे दिनों में फंस जाता है, संघर्ष भरे दिनों में फंस जाता है। तो यहाँ पे हार्डिंगे क्या था? एक गवर्नर जनरल आया था,
उसमें आप उसके स्पेलिंग को गौर कीजिएगा तो क्या है यहाँ पे HARD हार्ड है और यहाँ पे DIN दिन है, ठीक है। तो हार्ड दिन मतलब बुरे दिन, संघर्ष भरे दिन में आदमी फंस जाता है। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट बना था कि हार्डिंगे से हार्ड दिन और FAS मतलब फर्स्ट एंग्लो सिख वार, ये दोनों को मैंने रिलेट करवाया था। तो इसका आंसर क्या होगा हार्डिंगे, हार्डिंगे फर्स्ट। अब इसको जो टाइम पीरियड था इसको याद करने के लिए मैंने आपको ये बताया था कि हार्ड दिन में फंस जाते हैं तो 45 लिखा और उसको हिंदी में ऐसे लिखा 45। तो यहाँ पे क्या है पेन है और टाल है, तो हार्ड दिन में फंस जाते हैं तो पेन को टालने 45, पेन को टालने DF कौन आते हैं, डियर फ्रेंड आते हैं, दोस्त जो आपके खास होते हैं वही आते हैं। तो 45 आपको यहाँ पे 45 नंबर याद आ जाएगा और 45 से क्या ध्यान में आएगा आपको 1845 आएगा ध्यान में, क्योंकि यहाँ पे 1945 नहीं हो सकता है दोस्तों, 1945 में तो इंडिया को आजादी मिल गया हुआ था और 1745 भी नहीं आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे केवल 1845 आएगा। 1745 क्यों नहीं आ सकता है, क्योंकि 1745 में तो क्या हो गया था आपका गवर्नर जनरल का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता, तो एक क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। तो obvious सी बात है कि यहाँ पे 1845 आएगा। और उसके बाद 46 में युद्ध खत्म हो गया था, 1 साल के लिए चला था और जो दोनों युद्ध थे सिख से रिलेटेड, फर्स्ट एंग्लो सिख वार और सेकेंड एंग्लो सिख वार, दोनों एक ही साल चला था, तो आपको 45-46 याद रखने में भी दिक्कत नहीं होगा। वैसे यहाँ पे डियर फ्रेंड को DF शॉर्ट में लिख लेना और D का क्या होता है अल्फाबेट में पोजीशन 4 और F का क्या होता है 6 होता है, तो 46 भी आपको ध्यान में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हार्डिंगे फर्स्ट का टाइम पीरियड मैंने आपको कैसे याद करवाया था, यहाँ पे भी देखना कि जो हार्डिंगे फर्स्ट है उसका पूरा नाम क्या था, हेनरी हार्डिंगे था, ठीक है, ऐसे ध्यान में रखेंगे उसको। तो यहाँ पे देखना एक है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, डंडा बोला था कि एक जो खड़ा है वो कैसे खड़ा है, डंडे के जैसा खड़ा था। और यहाँ पे क्या है हर है और यहाँ पे दिन है हार्डिंगे में, तो हर दिन डंडा पड़ता था। हर दिन डंडा क्यों पड़ता था, तो हर दिन डंडा इसलिए पड़ता था क्योंकि आप हर दिन चिकन चावल के लिए अड़ जाते थे घर में, तो भाई डंडा पड़ेगा ना, हर दिन चिकन चावल खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे, आपका शरीर फैटी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखना कि हुआ क्या था, मैं पेन को सिलेक्ट कर लूं, ठीक है। यहाँ पे देखना हेनरी हार्डिंगे में क्या है, हेन है, हेन मतलब चिकन हो गया और यहाँ पे 44 मतलब उसके टाइम पीरियड को याद करने के लिए यहाँ पे उसको इस तरीके से लिख दिया 44 और यहाँ पे 48, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है चावल है और हेनरी में यहाँ पे क्या है हेन है, तो यहाँ पे हर दिन वो चिकन, हेन से यहाँ पे चिकन और यहाँ पे चावल, ठीक है, चावल से 44 यहाँ पे ध्यान में रखना है, तो चावल के लिए अड़ता था, अड़ता से 48 यहाँ पे ध्यान में आपको रहेगा, ठीक है। तो 44 और 48 आपको ऐसे ध्यान में रखना है और obvious सी बात है कि आगे में यहाँ पे क्या आएगा 1818 ही आएगा, 17 आ नहीं सकता है, 19 आ नहीं सकता है, ठीक है, ध्यान में रहेगा यहाँ पे, ठीक है। क्लियर कर दूं यहाँ पे हेनरी हार्डिंगे, हार्डिंगे फर्स्ट को कैसे याद रखना है, यहाँ पे हर दिन आपको एक मतलब खड़ा डंडा, डंडा एक दिन आप हर दिन खाते थे, क्यों खाते थे भाई, क्योंकि यहाँ पे हर दिन हार्डिंगे हर दिन, हेनरी में हेन है तो हेन से चिकन और यहाँ पे 44 चिकन चावल के लिए अड़ता था, तो इसलिए हर दिन डंडे पड़ते थे, डंडे मतलब यहाँ पे एक को ध्यान में रखना है, तो याद हो जाएगा आपको, ठीक है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू 34 नंबर का। बार बार पेन क्यों डिसलेक्ट हो जा रहा है भाई। Which Governor General of Bengal established the circuit court in Calcutta, ढाका, मुर्शिदाबाद एंड पटना, रिप्लेसिंग द डिस्ट्रिक्ट फौजदारी कोर्ट्स। बंगाल के किस गवर्नर जनरल ने जिला फौजदारी अदालतों के स्थान पर कलकत्ता, ढाका, मुर्शिदाबाद और पटना में सर्किट कोर्ट की स्थापना की थी। कैसे इसको ध्यान में रखना है दोस्तों, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि सर्किट कोर्ट का स्थापना चारों जगह पे किसने किया था, इन चारों जगह पे, कभी जगह के बारे में भी पूछता है और कभी किसने किया था तो उसके बारे में भी पूछता है, ठीक है। मैंने आपको ये बताया कि जो फौजी की दीवानी बड़ी हस्ती यहाँ पे वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है, यानी कि फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत ये दोनों का स्थापना किसने किया, बड़ी हस्ती वॉरेन हेस्टिंग ने किया। कब किया, तो 72 में वो आया था, ठीक है। इसके टाइम पीरियड को मैंने पीछे के शायद क्वेश्चन में याद करवाया है, तो यहाँ पे मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे दो तरीके के अदालत थे, दीवानी डिस्ट्रिक्ट दीवानी और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट फौजदारी अदालत थे, जिसका कि मैंने क्या बताया था कि जो फौजदारी अदालत थे उसका हेड इंडियन करते थे और डिस्ट्रिक्ट फौजदारी अदालत का हेड भी कौन करते थे, इंडियन ऑफिसर, जिनको कि इंडियन लॉ का जानकारी था, मुस्लिम लॉ का जानकारी था, वो इसको हेड करते थे, क्योंकि जो ब्रिटिश थे उनको इंडियन के कानून के बारे में उतनी जानकारी नहीं थी, तो वो जजमेंट नहीं दे पा रहे थे, ठीक है। और फौजदारी में जो सीरियस केसेस जाते थे तो ब्रिटिश नहीं चाहते थे कि इस तरह के केस हम लोग हैंडल करें
जिसके बारे में हम लोगों को खुद ही जानकारी ना हो, तो इसलिए उनका हेड इंडियन को बना दिया गया था। लेकिन यहाँ पे उसके बाद जब जो अदालत का स्थापना करके वारेन हेस्टिंग गया, उसके बाद कौन आया? कॉर्नवालिस आया। और कॉर्नवालिस क्या था दोस्तों? तो वो पहले से ही अमेरिका में ब्रिटिश का मिलिट्री कमांडर रह चुका था और वो खुद अपने आप को इंडियन को बहुत नीचे रखना चाहता था और वो यूरोपियन को मतलब खुद को वो बहुत सुपीरियर समझता था। कॉर्नवालिस के बारे में ये सारे हिस्टोरियन बोलते हैं कि वो क्या था, पहले से मिलिट्री कमांडर रह चुका था अमेरिका में, तो वो अपने आप को काफी ज्यादा सुपीरियर समझता था और वो चाहता था कि जो इंडियन है वो नीचे के पायदान पे रहे और यूरोपियन है वो बड़े-बड़े ऑफिसर वाले पोस्ट पे रहे। तो उसी क्रम में उसने सोचा कि भाई ये जो फौजदारी अदालत है उसको हेड तो इंडियन कर रहा है और इंडियन के लिए उसके मन में क्या है, इंडियन के लिए उसके मन में जहर है, वो इंडियन को देखना नहीं चाह रहा था। तो उसने क्या कर दिया कि भाई ये जो फौजदारी अदालत है जिसको इंडियन हेड कर रहे हैं उसको खत्म कर दो, मैं इंडियन को यहाँ पे देखना नहीं चाहता हूँ। और उसी के जगह पे उसने सर्किट कोर्ट बना दिया 4 जगहों पे, ढाका, मुर्शिदाबाद, पटना और कलकत्ता में, और उसका हेड किसको बना दिया? यूरोपियन को बना दिया। समझ में आया कि उसने क्यों स्थापना किया? तो वो इसलिए किया था। तो इसका आंसर क्या होगा? कॉर्नवालिस। इसको कैसे ध्यान में रखना है, क्योंकि इस जो कंसेप्ट है उससे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। जो कॉर्नवालिस अपने आप को ऊपर समझता था, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, तो आपको ध्यान में रखना है कि कॉर्नवालिस क्या था? कार वाली था। कार वाली और कार वाले, यहाँ पे क्या है? कार है और यहाँ पे वाली है। कार वाली है, कार वाला बोल सकते हैं। तो जो कार वाले लोग होते हैं, कार वाली लड़के फीमेल्स होती हैं, वो रोड पे अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है क्योंकि इसका यूज मैं फर्दर करूंगा। थोड़ा सा नेट को देख लेते हैं भाई, नेट सही से चलना है यार। हाँ अभी तक सही है। 35 नंबर का क्वेश्चन, विच गवर्नर जनरल सेपरेटेड द जुडिशियल एंड रिवेन्यू फंक्शन ऑफ कलेक्टर बाय रिमूविंग द जुडिशियल पावर्स? किस गवर्नर जनरल ने कलेक्टर की न्यायिक शक्तियों को हटाकर उनके न्यायिक और राजस्व कर्मों को अलग कर दिया? जैसे अभी आप देखना दोस्तों कि जो कलेक्टर होते हैं उनको अभी डीएम बोलते हैं, डीएम बोलते हैं ना, तो उनके पास जो मिनिस्ट्रियल पावर यानी कि जुडिशियल पावर भी होते हैं और साथ में वो कलेक्शन का काम, रिवेन्यू कलेक्शन का काम भी करते हैं। तो पहले भी यही पावर था। जब कॉर्नवालिस आया था तो उसने क्या किया कि कॉर्नवालिस को क्या बोलते हैं हम लोग? फादर ऑफ सिविल सर्विसेज बोलते हैं। अब किसी को फादर का तमगा दिया जा रहा है, श्रेणी में रखा जा रहा है, तो इसका मतलब है कि वो उस चीज के लिए काफी काम किया होगा। समझ रहे हैं ना आप? तो उसने सिविल सर्विसेज के लिए बहुत सारा काम किया और उसने ये देखा कि अगर एक आदमी के पास में, जैसे अभी भी आप देखना कि जो जुडिशरी होता है, लेजिस्लेटिव होता है, वो सारे के सारे अलग ब्रांचेज होते हैं, दोनों को मिक्स नहीं किया जाता है। तो कॉर्नवालिस ने सबसे पहले इस चीज को ऑब्जर्व किया था कि हाँ एक ही हाथ में, जैसे डीएम है तो एक ही हाथ में बहुत ज्यादा पावर हो गया है, वो रिवेन्यू कलेक्शन कर रहे हैं, उसका डिस्प्यूट है उसको भी सुन रहे हैं, तो वो बहुत ज्यादा करप्ट हो रहे थे उस समय में क्योंकि एक ही व्यक्ति के हाथ में बहुत ज्यादा पावर आ गया था। तो उसने क्या कर दिया कि जुडिशियल पावर को हटा दिया, बोला कि अब आपके पास केवल रिवेन्यू कलेक्शन का काम रहेगा, जुडिशियल पावर कोई और देखेगा, ठीक है, यानी जजेस देखेंगे। उसके बाद उसने सैलरी को भी अच्छा खासा अपग्रेड किया था और साथ में ही जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है कि उसने सिविल सर्विसेज को 2 पार्ट में तोड़ दिया। एक अपर सिविल सर्विसेज बना दिया जिसको कि कवर्नेंटेड सिविल सर्विस बोलते हैं और दूसरा अनकवर्नेंटेड सिविल सर्विसेज बोलते हैं जिसको कि लोअर सर्विस सर्विस बोलते हैं। मैंने आपको बताया कि जो कॉर्नवालिस कार वाली, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि कॉर्नवालिस क्या था? कार वाले था और अपने आप को वो सुपीरियर समझता था। तो उसने देखा कि भाई सिविल सर्विसेज में हमको जो इंडियन है वो ऊपर के हायरार्की में नहीं चाहिए, तो इसीलिए उसने सिविल सर्विसेज को भी तोड़ दिया और एक लोअर लेवल का सिविल सर्विसेज बना दिया और उसमें उसने इंडियन को इंक्लूड करने का सोचा था। ठीक है, तो क्यों किया था, क्यों तोड़ा था? मैंने आपको पीछे क्वेश्चन में बताया कि वो अपने आप को सुपीरियर समझता था और इंडियन को उसको हायर पोजीशन पर नहीं देखना था, तो उसने उसको तोड़ दिया और लोअर सिविल सर्विसेज में वो इंडियन को लेने लगा। ठीक है, और अपर जो सिविल सर्विसेज था, कवर्नेंटेड वाला था, जो हायर पोस्ट होते थे उस पे उसने यूरोपियन को रखा क्योंकि वो उसका दिमाग ही इस तरीके का था, क्योंकि वो इंडियन के बारे में वो वाइस था कि इंडियन अच्छे पोजीशन को हैंडल नहीं कर सकते हैं। तो आंसर क्या होगा इसका? कॉर्नवालिस। मूव ऑन करते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पे। Who renamed the district Diwani Adalat as the district court and replaced the collector with European district judge as it is?
जिला दीवानी अदालत का नाम बदलकर जिला न्यायालय किसने रखा और कलेक्टर के स्थान पर यूरोपीय जिला न्यायाधीशों को किसने प्रमुख बनाया? ठीक है, तो आंसर इसका सिंपल सा होगा दोस्तों। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जो डिस्ट्रिक्ट दीवानी अदालत जिसका स्थापना किसने किया था, तो फौजी की दीवानी बड़ी हस्ती वॉरेन हेस्टिंग ने किया था, उसको हटा करके किसने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बनाया? तो मैंने अभी आपको बताया दोस्तों कि जो कॉर्नवालिस था वो कलेक्टर का जुडिशियल पावर छीन लिया, और इससे पहले क्या हो रहा था, वॉरेन हेस्टिंग के टाइम में उसने जो डिस्ट्रिक्ट दीवानी अदालत बनाया था उसके हेड कौन कर रहा था, तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कर रहे थे, क्योंकि इनके पास वॉरेन हेस्टिंग के समय जुडिशियल पावर था, जैसे अभी आपका डीएम के पास जुडिशियल पावर है, तो पहले भी वॉरेन हेस्टिंग के समय उनके पास जुडिशियल पावर था। लेकिन जब कॉर्नवालिस आया तो उसने जुडिशियल पावर कलेक्टर का छीन लिया, तब तो कलेक्टर जो है वो जज के लिए नहीं रह जाएंगे, क्योंकि इनका जुडिशियल पावर ही कॉर्नवालिस ने छीन लिया। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसको डिस्ट्रिक्ट दीवानी अदालत को हटा करके उसने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बना दिया, और कलेक्टर को वहां से हटा करके उसके जगह पे यूरोपियन जजेस को डिस्ट्रिक्ट जजेस के रूप में बनाया था। तो आंसर क्या होगा इसका, कॉर्नवालिस। कैसे ध्यान में रखेंगे, एक कार वाली है और कार वाले अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, इसलिए वहां पे इंडियन हेड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कलेक्टर का जुडिशियल पावर इसने छीन लिया था, तो कलेक्टर तो यहाँ पे रहेंगे नहीं, तो इसकी मजबूरी बन जाती है कि इसको रिप्लेस करने के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्या करे, वो यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट जजेस को रखे। तो आंसर क्या होगा इसका, कॉर्नवालिस। मूव ऑन करते हैं 36 नंबर पे, 37 नंबर पे। किस गवर्नर जनरल के न्यायिक सुधारों ने यूरोपियन विषय को कानूनी अधिकार क्षेत्र में शामिल किया? विच गवर्नर जनरल जुडिशियल रिफॉर्म इंक्लूडेड यूरोपियन सब्जेक्ट्स अंडर लीगल जुरिस्डिक्शन? इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि जो यूरोपियन लोग होते थे उस समय, जो यूरोपियन ऑफिसर होते थे, पहले उनको जो कोर्ट इस्टेब्लिश किया था वॉरेन हेस्टिंग ने, उनको सजा नहीं दे सकता था। मतलब कि उनके केस को डिस्ट्रिक्ट दीवानी अदालत या फिर जो फौजदारी अदालत होते थे वो उसको, उनके केस को वो नहीं लेते थे, वो उस अदालत से क्या थे, बाहर रहते थे। लेकिन जब कॉर्नवालिस आया दोस्तों, तो कॉर्नवालिस ने क्या किया कि यूरोपियन को सारे अच्छे अच्छे पोजीशन पे नियुक्त किया, क्योंकि इंडियन को वो ऊपर नहीं देखना चाहता था। तो अब इनकी मजबूरी बन गई, कॉर्नवालिस था अपने आप को सुपीरियर समझता था, और यूरोपियन को, बहुत सारे यूरोपियन को हायर पोस्ट पे इसने नियुक्त कर दिया। तो अब इसकी मजबूरी बन गई, क्या मजबूरी बन गई कि भाई अब इतने सारे ऑफिसर आपके यूरोपियन हो गए और ऊंचे ऊंचे पोस्ट पे हैं, अगर इनको सजा नहीं मिलेगा, अगर इनको कोर्ट जो है वो क्लियर नहीं करेगा तो कौन करेगा? अगर ये लोग इतने सारे संख्या में हो गए, पहले संख्या कम थे इनकी, इंडियन भी थे, लेकिन अब ये जो कॉर्नवालिस था वो यूरोपियन को, बहुत सारे यूरोपियन ऑफिसर को अपने तरफ, मतलब ऊंचा पोस्ट पे खींच लिया। तो अब इनके केस को कौन सुनेगा भाई? अब 2 4 10 रहे ना, 100 रहे, 50 रहे, 1000 रहे तो चल सकता है, लेकिन अगर 10,000 ऑफिसर हो जाएंगे तब तो इनको सुनना ही पड़ेगा। जब ये लोग क्राइम करेंगे, केस करेंगे, कोई फ्रॉड करेंगे, फर्जीवाड़ा करेंगे, तो इनका मैटर कहाँ जाएगा? तो इनकी मजबूरी बन गई कि जो कोर्ट सिस्टम था अब इसमें इनको सुना जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ रहा था, तो किसने किया था ये काम? कॉर्नवालिस ने बोला कि भाई मैं आपको ऑफिसर तो बना रहा हूं, आपकी संख्या को मैं बढ़ा रहा हूं, लेकिन आप क्राइम करेंगे तब आपको कोर्ट में आना भी पड़ेगा। जो डिस्ट्रिक्ट दीवानी अदालत थे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट थे, इसमें इनको सुनना भी पड़ेगा, फौजदारी कोर्ट में आपको जाना भी पड़ेगा। पहले ये लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या फिर फौजदारी कोर्ट में ये लोग नहीं जा सकते थे, मतलब कि इनको बाहर रखा जाता था, इनका जुरिस्डिक्शन वो कोर्ट नहीं लेता था। तो आंसर क्या होगा, कॉर्नवालिस होगा। 38 नंबर क्वेश्चन। The Sanskrit College at Banaras, established in 1791, was set up during the tenure of which Governor General, based on the recommendation of Jonathan Duncan? 1791 में बनारस में स्थापित संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना जोनाथन डंकन की सिफारिश के आधार पर किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान की गई थी? तो बनारस संस्कृत कॉलेज के बारे में पूछ रहा है। इसको याद करने के लिए मैंने आपको बताया था कि इसको लिख लेना है बनारस संस्कृत कॉलेज, और शॉर्ट में लिख लेंगे बीएससी, बनारस संस्कृत कॉलेज। ठीक है, तो बीएससी में अगर आप ई कान से सुनेंगे, मतलब कि बीएससी के क्लास में आपको लेक्चर्स में ध्यान में नहीं रहेगा, आप ध्यान से नहीं सुनेंगे, एक कान से सुनेंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, आप फेल हो जाएंगे। एक कान से उसके बाद दो कान खोलना पड़ जाएगा, यही बचता है। तो यहाँ पे मैंने आपको एक कान
और 2 कान का कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर एक कान से सुनेंगे बीएससी में तो 2 कान खोलना पड़ जाएगा। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, ई कान से 91 में ध्यान रखना है कि 91 में इसका स्थापना हुआ था, और 2 कान से यहाँ पे डंकन को ध्यान में रखना है कि डंकन के द्वारा किया गया था। डंकन में यहाँ पे 2 कान है ना, डी डू और कान, तो 1 कान और 2 कान बीएससी ऐसे ध्यान में रखेंगे। बीएससी में 1 कान से 2 कान, 1 कान से सुनेंगे तो 2 कान खोलना पड़ जाएगा। तो उस समय यहाँ पे गवर्नर जनरल कौन था? तो 91 में कौन था? कॉर्नवालिस था, जो कि वॉरेन हेस्टिंग के जाने के बाद आया था। इसको भी हम लोग आगे में याद करेंगे, इसके टाइम पीरियड को। आपको जरा भी टेंशन नहीं लेना है। हर एक क्वेश्चन के कोई भी जो पॉइंट होगा वो वीडियो के लास्ट तक सारा पॉइंट्स आपको याद में हो जाएगा। हाँ, एक ही क्वेश्चन में मैं आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट या फिर ट्रिक को नहीं डालता हूँ, क्योंकि उससे क्या हो जाएगा, वो जो वीडियो जो क्वेश्चन है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और आपका जो धीरे धीरे प्रोसेसिंग करने का क्षमता है वो अचानक से कोलैप्स कर जाएगा। तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि एक क्वेश्चन में मैं एक ही ट्रिक को बताऊं, क्योंकि सारे क्वेश्चन में सारे ट्रिक्स सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हो नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो आप पेशेंस रखना। साथ में इसका नाम चेंज करके 1958 में संपूर्णानंद विश्वविद्यालय कर दिया गया था, और 1974 में इसको नाम चेंज करके संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कर दिया गया था। यूपी के जो भी स्टूडेंट होंगे वो इस चीज को ध्यान में रखेंगे, क्योंकि वहां के क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन डाला जाता है कि बनारस संस्कृत कॉलेज का नाम चेंज करके संपूर्णानंद विश्वविद्यालय कब किया गया था, या फिर संपूर्णानंद विश्वविद्यालय किस पुराने कॉलेज का नाम है, इस तरीके से पूछा जाता है। ठीक है, तो बीएससी बनारस संस्कृत कॉलेज, एक कान से सुनेंगे तो 2 कान डंकन, ऐसे ध्यान में रखना है। 39 नंबर क्वेश्चन। यार पेन का इतना लफड़ा, हाँ, बार बार डिसलेक्ट हो जाता है। Sir John Soar as Governor General of Bengal is mainly remembered for which of the following policy? सर जॉन शोर जो बंगाल के गवर्नर जनरल बने थे, उनको किस पॉलिसी के लिए याद या फिर किस नीति के लिए याद किया जाता है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सर जॉन शोर से एक ही क्वेश्चन बनता है और यही क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो कैसे ध्यान में रखना है कि सर जॉन शोर थे वो 93 में आए थे और 98 में चले गए थे। तो 93 को मैंने हिंदी में ऐसे लिख लिया। ठीक है, TIRANV। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे देखना कि यहाँ पे 93 में क्या है, लास्ट में रनवे है। रनवे मतलब रनवे, भागवे, भागवे बोलते हैं ना, दौड़। तो सर जॉन शोर को क्या था, शोर पसंद नहीं था। सर जॉन शोर को शोर पसंद नहीं था, इसीलिए वो क्या बोलते थे, 93 में यहाँ पे क्या बोलते थे, रनवे बोलते थे, भाग जाते थे, रनवे, भागवे, उनको शोर पसंद नहीं है। तो इसका मतलब हुआ दोस्तों कि सर जॉन शोर को शोर पसंद नहीं था और वो शांति से बैठे रहते थे। वो कोई पॉलिसी में इंटरफेरेंस नहीं करते थे कि यहाँ लड़ाई हो रहा है मैं इससे लड़ाई कर लूं। भाई मैं शांति पसंद है, मुझे शोर देख करके मैं बोलता हूँ रनवे। रनवे से 93 ध्यान में रखना है, 93 में आए थे, आपको याद आ जाएगा। तो इनको पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन पसंद था, ये गैर हस्तक्षेप करते थे, इनको हस्तक्षेप किसी चीज में पसंद नहीं था, शोर शराबा पसंद नहीं था। तो याद रहेगा आपको, क्लियर हो गया। 1793 से 98। 40 नंबर क्वेश्चन। Under which Governor General were the judicial power of local जमींदार removed as a part of judicial reform in British India? किस गवर्नर जनरल के अधीन ब्रिटिश भारत में न्यायिक सुधारों के तहत स्थानीय जमींदारों की न्यायिक शक्तियां हटा दी गई? मैं थोड़ा सा इंटरनेट को देख लेता हूँ। हाँ, सही चल रहा है। तो क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि कौन से गवर्नर जनरल ने जमींदार की जुडिशियल पावर को हटा दिया था? तो अभी आप देखना, मैंने आपको एक चीज बताया कि फौजी की दीवानी बड़े लोग भी होते हैं, बड़ी हस्तियां भी होते हैं। तो फौजी की दीवानी बड़ी हस्ती, तो फौज से फौजदारी अदालत, दीवानी से यहाँ पे दीवानी अदालत, और यहाँ पे वॉरेन हेस्टिंग से यहाँ पे क्या है, वॉरी हस्ती है। तो वॉरेन हेस्टिंग आपको ध्यान में रखना है। तो वॉरेन हेस्टिंग जब 72 में आया दोस्तों, तो उसने कोर्ट्स बनाए। कौन से कोर्ट बनाए? दो, दीवानी अदालत और फौजदारी अदालत, एक सिविल मैटर के लिए और एक क्राइम या फिर फौजदारी से रिलेटेड मैटर के लिए। एग्री करते हैं? लेकिन अब आप ऐसा सोच सकते हैं कि सर जब ये अदालत नहीं था वॉरेन हेस्टिंग के आने से पहले, तभी भी तो जुडिशियल सिस्टम कुछ तो होना चाहिए ना, क्योंकि उस समय भी क्राइम होते होंगे, तो उसको भी तो जजमेंट उस समय। तो दोस्तों वहां पे क्या होता था कि जब फॉर्मली कोर्ट इस तरह से स्टेब्लिश नहीं किए गए थे, तो उस समय जो लोकल लोग होते थे, जो पावरफुल लोग होते थे, जैसे कि जमींदार लोग काफी पावरफुल होते थे, काफी जमीन होता था उनके पास, तो वही लोग जजमेंट देने का काम करते थे। जब दो पार्टी में लड़ाई हुआ तो वो जमींदार को, जो लोकल जमींदार हो गए, जो लोकल इन्फ्लुएंशियल पर्सन हो गए, उनको बुला करके ले जाते थे और वही जजमेंट सुना देते थे। ठीक है, कि भाई तुम्हारा गलती है, तुम इतना पैसा दो, तुम गलत कर रहे हो।
इस तरीके से। तो लेकिन जब वॉरेन हेस्टिंग आया दोस्तों तो उसने कोर्ट बना दिया। जब कोर्ट बन गया तो भाई वो जमींदार का पावर तो छीन ही लेगा ना, तो आंसर क्या होगा इसका? वॉरेन हेस्टिंग होगा। ठीक है, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू 41 नंबर का। Who among the following established the Munsif court at the lower level of judiciary during British rule in India? निम्नलिखित में से किसने भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान न्यायपालिका के निचले स्तर पर मुंसिफ न्यायालय की स्थापना की? तो अभी भी आप देखना दोस्तों कि गांव में जो छोटे लोग होते हैं, कभी किसी को मुंशी जी बोला जाता है ना, मुंशी जी मुंशी जी। तो मुंशी जी पहले क्या होते थे कि जो सबसे नीचे स्तर का कोर्ट बना था उसके वो हेड होते थे। मतलब वो जो सबसे छोटा अदालत था उसमें 50 रुपए तक के मैटर को हियर किया जाता था कि अगर आपको 50 रुपए से नीचे तक का कोई केस है, डिस्प्यूट है, तो वो कहाँ पे आप जाएंगे? तो मुंसिफ कोर्ट में जाएंगे, मुंशी जी के पास जाएंगे। ठीक है ना, तो इसका स्थापना किसने करेगा? तो भी ऐसी बात है कि मैंने आपको बताया कि जो कॉर्नवालिस था, कार वाली, तो अपने आप को कार वाले लोग क्या करते हैं? सुपीरियर समझते हैं। तो कॉर्नवालिस जो था वो मिलिट्री कमांडर रह चुका था और वो इंडियन को नीचे देखना चाहता था, वो इंडियन को ऊपर के लेवल पे नहीं देखना चाहता था। तो इसलिए उसने क्या कर दिया था कि भाई इंडियन के लिए वो एक छोटे लेवल पे, सबसे छोटे लेवल पे मुंसिफ कोर्ट बना दिया था और उसका हेड कोई मुंशी जी इंडियन को बना दिया था। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका? कॉर्नवालिस होगा। ओहन करते हैं 42 पे। Which of the following Governor Generals was responsible for the appointment of Indian judges during British rule? निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीयों को न्यायाधीश नियुक्त करने के लिए जिम्मेदार था? क्वेश्चन इतना ही है दोस्तों कि क्या पूछा गया है कि कौन से गवर्नर जनरल ने भारतीयों को जज के रूप में स्वीकार किया था, फिर जज बनाया था? तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? मेरे लिए तो डिस्प्यूटेड है, लेकिन जो ऑफिशियल आंसर है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अभी मैंने आपको बताया कि इसमें एक कॉन्सेप्ट, क्या मैंने आपको बताया, एक जो मैंने आपको बताया दोस्तों यहाँ पे कि फौजी की दीवानी बड़ी हस्ती भी फौजी की दीवानी होते हैं। तो बड़ी हस्ती यहाँ पे वॉरेन हेस्टिंग, उसने फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत बनाए। ये चीज मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, तो आपको इस चीज को ध्यान में हो ही गया होगा कि फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत का स्थापना किसने किया? तो वॉरेन हेस्टिंग ने किया। लेकिन अभी मैंने आपको पीछे के क्वेश्चन में यहाँ पे बताया कि जो मुंसिफ कोर्ट होते थे उसका स्थापना किसने किया? तो कॉर्नवालिस ने किया। ठीक है, और यहाँ पे जो फौजदारी अदालत होते थे, दीवानी अदालत, उसका स्थापना वॉरेन हेस्टिंग ने किया। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको ये भी बताया था दोस्तों कि जो दीवानी अदालत होते थे, फौजदारी में उसने क्या किया था? इंडियन ऑफिसर को लिया था वॉरेन हेस्टिंग ने। बट वैसे इंडियन ऑफिसर थे जो उनके उनके लिए काम कर रहे थे, मतलब ब्रिटिशों के लिए काम कर रहे थे, जो ब्रिटिश के द्वारा अपॉइंटेड होते थे। लेकिन जब कॉर्नवालिस आया तो उसने छोटा कोर्ट बना दिया, स्पेशल इंडियन के लिए बना दिया। तो इसका जो आंसर लिया गया था वो ऑफिशियल पेपर में, वो कॉर्नवालिस का जो मुंशी वाला कोर्ट था वो उसको लिया था। ये जो डिस्ट्रिक्ट फौजदारी अदालत में इंडियन एड करते थे वो इसको नहीं लिया था। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए ऑफिशियली? कॉर्नवालिस होना चाहिए, जो आंसर ऑफिशियली था। लेकिन मेरे हिसाब से तो ये भी होना चाहिए ना दोस्तों कि जो फौजदारी अदालत थे उसका हेड तो इंडियन ही करते थे, चाहे वो इंडियन ब्रिटिश के लिए काम कर रहे होंगे, लेकिन वो थे तो इंडियन ही। लेकिन उसने इसको नहीं माना, फौजदारी अदालत वाले इंडियन को नहीं माना, वो किसको माना? मुंशी जी वाले को माना। तो आपको इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, मूव ऑन करते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। ये दो पार्ट में है। इसका मैंने यहाँ पे इंग्लिश वर्जन लिखा है और इसी का मैंने यहाँ पे हिंदी वर्जन लिखा है, क्योंकि एक स्लाइड में वो दोनों नहीं आ रहे थे। तो जो हिंदी वाले लोग होंगे वो यहाँ पे देखेंगे और इंग्लिश वाले लोगों को मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या है दोस्तों, मैच करना है। कलकत्ता मदरसा, बनारस संस्कृत कॉलेज, BSc, एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल और फोर्ट विलियम कॉलेज। मैंने पीछे भी आपको बता चुका है, बट यहाँ पे एक बार फिर से देख लेते हैं जब क्वेश्चन आ गया है। तो कलकत्ता मदरसा के लिए मैंने आपको बताया था, यहाँ पे सी है शॉर्ट में और यहाँ पे एम है, तो CM। और CM क्या होता है? बड़ी हस्ती होता है। तो वॉरेन हेस्टिंग में जो हाइलाइटेड पार्ट है वो क्या है? बड़ी हस्ती। तो बड़ी हस्ती यहाँ पे CM बड़ी हस्ती होता है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा? वॉरेन हेस्टिंग होगा। ठीक है, एक क्लियर हो गया आपको। दूसरा बात मैंने आपको BSc का बताया था, बनारस संस्कृत कॉलेज, की एक कान से सुनेंगे तो आपको दो कान खोलना पड़ जाएगा। BSc में लेक्चर्स तो हार्ड होते हैं ना, साइंस का स्ट्रीम होता है, तो एक कान से एक कान में मैं हुआ था
शॉर्ट में इसको मैंने बीएससी लिखा बनारस संस्कृत कॉलेज को, और यहाँ पे एक कान से 91, ठीक है, 91 में एक कान से सुने तो आपको दो कान खोलना पड़ जाएगा। तो डंकन यहाँ पे क्या है, दो कान है, तो इसका आंसर क्या था, दो कान था, जोनाथन डंकन था। उसके बाद फोर्ट विलियम कॉलेज कौन था दोस्तों, इसको भी मैंने बताया था, लॉर्ड वेलेस्ली इसका स्थापना किया था। इसका जो आपको ये है कॉन्सेप्ट है वो पीछे के एमसीक्यू में स्लाइड में देख सकते हैं, मैंने बहुत अच्छे से इसको याद करवाया है, तो मैं यहाँ पे रिपीट इसलिए इसको नहीं कर रहा हूँ। और यहाँ पे बच गया क्या, एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसका स्थापना किसने किया था, विलियम जोन्स ने किया था। ये भी पीछे का क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि जो पहला वाला वीडियो है उसमें मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से याद करवाया है। तो यहाँ पे ऐसा मत सोचना कि मैं कोई भी चीजों को छोड़ रहा हूँ, मैं इसको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ दोस्तों। अगर मैं यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करने जाऊँ तो फिर से 5 मिनट ऐड हो जाएंगे और वीडियो इसी तरीके से लंबा होता जाएगा, खींचता जाएगा। तो मैं जो दोस्तों जो लोग हैं वो इस चीज को नहीं देखे हैं, जो डायरेक्ट दूसरे वीडियो में है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले वीडियो जरूर जाकर के देखें, क्योंकि बहुत सारी चीजों को मैंने वहां पे पहले याद करवा दिया है, इसलिए मैं यहाँ पे रिपीट नहीं कर रहा हूँ। और मैं भी, आप भी नहीं चाहेंगे कि वीडियो जो है वो 10 घंटे का हो जाए बार बार रिपीट होकर के, ठीक है। तो मेरी रिक्वेस्ट को आप समझेंगे, भावनाओं को समझेंगे। वही क्वेश्चन है, हिंदी में है, हिंदी वाले लोग दोस्तों यहाँ पे इसको देख लेंगे। मूव ऑन करते हैं 44 नंबर पे, और 44 आ जाओ, अरे भाई हाँ 44। अंडर विच गवर्नर जनरल was the सदर निजामत अदालत शिफ्टेड फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू कलकत्ता। किस गवर्नर जनरल के अधीन सदर निजामत अदालत मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित की गई थी। मैंने आपको ये भी बताया था दोस्तों, आप फिर से ध्यान में रखेंगे, मैं बार बार बता रहा हूँ कि फौजी की दीवानी बड़ी हस्ती, मतलब जो बड़े बड़े हस्तियां भी होते हैं हमारे फौजी भाई की दीवानी होते हैं। तो बड़ी हस्ती से यहाँ पे वारेन, यहाँ पे वारेन में क्या है, बड़ी है, और हस्टिंग में क्या है, यहाँ पे हस्ती है। तो वारेन हेस्टिंग, वॉरेन हेस्टिंग ने क्या किया था, फौजी से यहाँ पे फौजदारी अदालत और दीवानी से यहाँ पे दीवानी अदालत, ठीक है, दो तरीके का अदालत का इसने स्थापना किया था। लेकिन ये जो सदर वाला बनाया था, मतलब सेंट्रल लेवल वाला, अभी आप देखना कि हाई कोर्ट होते हैं, सुप्रीम कोर्ट होते हैं, सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे, दिल्ली में है। उसी तरीके से जो सदर वाला था दोस्तों, वो दीवानी वाला कहाँ पे उसने बनाया था, कलकत्ता में, और निजामत फौजदारी वाला उसने बनाया था, उसका हेड कहाँ पे रखा था, हेडक्वार्टर मुर्शिदाबाद में रखा था। लेकिन लेकिन मैंने आपको ये भी बताया पीछे के एमसीक्यू में कि जो कॉर्नवालिस था वो क्या था, कार वाले लोग अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, तो कॉर्नवालिस यहाँ पे कार, वो अपने आप को सुपीरियर समझता था क्योंकि वो पहले से ही मिलिट्री कमांडर था अमेरिका में, और डायरेक्ट अमेरिका से उसको इंडिया भेजा गया था उसको, तो वो अपने आप को सुपीरियर समझता था। उसका ये मेंटेलिटी था कि इंडियन जो है वो बड़े पोस्ट को हैंडल नहीं कर सकते हैं, तो इंडियन को कहाँ पे रखो, नीचे पोस्ट में ही रखो, ठीक है। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया कि जो सदर निजामत वाले जो काम थे वो इंडियन को हेड कर रहे थे, क्योंकि ब्रिटिश ब्रिटिश को उस समय इंडियन के लॉ के बारे में जानकारी नहीं था, कौन सा क्राइम में कौन सा सजा देना है, कौन से बुक में क्या लिखा हुआ है, कौन से धर्म के बुक को फॉलो करना है, तो उनकी जानकारी वहां पे ब्रिटिश को नहीं थे। तो ब्रिटिश ने क्या किया था कि जो फौजदारी यानी कि निजामत अदालत थे उसका हेड इंडियन को बना दिया था। तो उसी संदर्भ में उसने सदर निजामत का हेड किसको बनाया था, डिप्टी निजाम को बनाया था, जो कि इंडियन होते थे। वो ब्रिटिश के लिए काम कर रहे होते थे ओबियसली, क्योंकि ब्रिटिश बहुत सारी रियासत को जीत लिया था, तो ब्रिटिश ही इंडियन को अपॉइंट कर देते थे डिप्टी निजाम वगैरह में, या फिर बहुत सारे केस में मुगल भी अपॉइंट करते थे, ठीक है। तो ध्यान इस पे ये नहीं देखना है, बस ये ध्यान में रखना है कि डिप्टी निजाम इसको हिट करते थे जो कि इंडियन होते थे। कॉर्नवालिस जब आया तो उनको इंडियन पसंद नहीं था, तो उसने क्या कर दिया कि भाई निजामत अदालत तो मुर्शिदाबाद में नहीं रहोगे, क्योंकि मुर्शिदाबाद में क्या था, वहां पे मुगल का राज था, और उसको लगता था कि यहाँ पे इंडियन जो है वो इस चीज को हेड नहीं कर पाएंगे, तो उसने क्या कर दिया कि निजामत को भी कलकत्ता बुला लिया, ठीक है। पहले से दीवानी कहाँ पे था, कलकत्ता में ही था, तो उसने निजामत अदालत को, सदर वाले को भी कलकत्ता बुला लिया, और उसको किसके अधीन में कर दिया, तो जो प्रेसिडेंट थे वहां पे कंपनी के जो प्रेसिडेंट होते थे उसके अंदर में इसको डाल दिया, मतलब गवर्नर जनरल के अंदर में इसको डाल दिया, ठीक है। तो आंसर क्या होगा उसका, कॉर्नवालिस, उसको इंडियन पसंद नहीं थे, इसलिए उसने उसको कलकत्ता बुला लिया, क्योंकि कलकत्ता में ही कौन बैठते थे, गवर्नर जनरल, उसके जो प्रेसिडेंट होते थे कंपनी के, वो कलकत्ता में ही बैठते थे, बंगाल वाले रीजन का, ठीक है, बंगाल वाले पार्ट का। तो उसने वहां पे कलकत्ता में बुला करके कंपनी के अधीन यानी कि गवर्नर जनरल के अधीन में डाल दिया, और डिप्टी निजाम को यहाँ से बोला कि डिप्टी निजाम आप इसको हेड नहीं करेंगे, तो आंसर कॉर्नवालिस होगा। 45 नंबर क्वेश्चन, Who was the Governor General of Bengal during the Second Anglo-Mysore War? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बड़ी आसानी से इसको याद करते हैं दोस्तों हम लोग, इसको मैंने लिख लिया इस तरीके से, सेकेंड एंग्लो मैसूर वार लिख लिया है, यहाँ पे इसको आगे से ले लिया,
सेकंड से एस ले लिया, एंग्लो से ए ले लिया और मैसूर से एम बाई ले लिया और तीनों को मिलाकर के एक वर्ड बन जाएगा क्या, सैमी बन जाएगा। ठीक है, सैमी। सैमी कपूर क्या थे दोस्तों, एक बड़ी हस्ती थे जो इंडियन फिल्म सिनेमा के लिए वो क्या थे, बड़ी हस्ती थे। तो सैमी से यहाँ पे सैमी कपूर को ध्यान में रखना है और सैमी कपूर क्या थे, वरी हस्ती थे। तो वॉन हेस्टिंग में यहाँ पे क्या है, अंडरलाइन पार्ट में वरी हस्ती है, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ। तो आंसर क्या होगा इसका, बड़ी हस्ती। इस तरीके से बी नंबर जो है ऑप्शन वॉन हेस्टिंग, इसको ध्यान में रखना है। अब इसका जो युद्ध वाला पार्ट है वो कब हुआ था, इसको मैं आगे याद करवाऊंगा। मैं बोल रहा हूँ कि एक ही क्वेश्चन में मैं ज्यादा सारे कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे ऐड नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि आप कोलैप्स कर जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान में रखना है दोस्तों कि सैमी, सेकंड एंग्लो मैसूर वार, वार सैमी कपूर कहते हैं, वरी हस्ती वान हेस्टिंग, तो आपको याद रहेगा। 1780 से 84 में लड़ाई हुआ था जिसको कि मैं आपको आगे याद करवाऊंगा, कोई भी चीज यहाँ पे छूटने वाला नहीं है। 46 नंबर क्वेश्चन, 45 तो हो गया ना, हाँ 45 हो चुका। During which period did Lord Wellesley serve as the Governor General of India? लॉर्ड वेलेस्ली किस अवधि के दौरान भारत के गवर्नर जनरल के रूप में काम किए? तो लॉर्ड वेलेस्ली को याद करना है दोस्तों, इसके टाइम पीरियड को याद करना है, आसानी से याद करते हैं हम लोग। मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि लॉर्ड वेलेस्ली क्या थे, एक दबंग किस्म का आदमी था और उस समय नेपोलियन बोनापार्ट का उदय हो रहा था, वो अपने चरम सीमा पे था, तो उससे भी डर इनको बना हुआ था। तो वेलेस्ली क्या करता था, जो बाकी रियासतें थी जिसको इसने जीत लिया था, जो ब्रिटिश के साथ में थे उनको तो छोड़ ही दीजिए, जो लोग ब्रिटिश के साथ नहीं थे उनको ये डर दिखाता था। वेलेस्ली क्या दिखाता था, सबसे डर दिखाता था। वो नेपोलियन बोनापार्ट का डर दिखाता था या फिर एक दूसरे का डर दिखाता था कि भाई तुमको उससे खतरा है, उसको उससे खतरा है, और डर दिखा करके वो साथ आने के लिए बोलता था वेलेस्ली कि मेरे साथ आ जाओ और सब्सिडरी अलायंस कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे सब्सिडरी में देखना क्या है, सब से डर है, तो सबसे डर दिखा करके वो अपने पास बुलाता था, बोलता था कि मेरे साथ मिल जाओ, मैं तुमको प्रोटेक्शन दूंगा और बदले में कुछ पैसा दे देना। ठीक है, तो इसका वही काम था कि इसका दो तरीके का पॉलिसी था। वो क्या था इस समय का, सलमान खान था, डर दिखाता था। सलमान खान का फिल्म आया था ना दबंग, उसमें क्या बोलता था कि भाई हाय हेलो यानी प्यार से समझ जाओ, नहीं तो पंच यानी थप्पड़ से भी समझा देंगे। तो वही काम मैं भी करता था, दो पॉलिसी फॉलो करता था कि भाई हाय हेलो यानी मैसेजिंग से, बातचीत से समझ जाओ, नहीं तो पंच मुक्का मार के समझा देंगे। तो पंच से यहाँ पे आपको 5 याद में रखना है, 5 तक इसका कार्यकाल था। और हाय हेलो से यहाँ पे हाय का जो पोजीशन होता है अल्फाबेट में क्या होता है, 89 होता है। एच का पोजीशन अल्फाबेट में, एच 8वें नंबर पे आता है और आई 9वें नंबर पे आता है। तो आपको यहाँ पे 89 ध्यान में रखना है और यहाँ पे 05 ध्यान में रखना है। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि यहाँ पे 17 डालेंगे, obvious सी बात है 1789 की ही बात हो रही है क्योंकि 1989 का बात होगा नहीं, उस समय इंडिया आजाद हो गया था और 1889 में वेलेस्ली था नहीं, वेलेस्ली 1798 से था। ठीक है, लेकिन नवासी यहाँ पे आएगा नहीं दोस्तों क्योंकि नवासी में कौन था, कॉर्नवालिस था। 1786 से 93 तक क्या था, कॉर्नवालिस था। तो नवासी यहाँ पे आएगा नहीं, तो नवासी को हमें चेंज करना पड़ेगा और इसको उल्टा करके 98 लिख देंगे। ठीक है, कैसे लिखे क्या बताया मैंने आपको कि वेलेस्ली का दो पॉलिसी था, हाय हेलो यानी कि बातचीत से मान जाओ, नहीं तो मुक्का मार पंच मार करके भी ले लेंगे। ठीक है, तुमको मिला लेंगे। तो पंच से 5 ध्यान में रखना है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। लेकिन यहाँ पे हाई का जो पोजीशन होता है वो अल्फाबेट में 89 होता है, एच 8वें नंबर पे आएगा, आई 9वें नंबर पे आएगा। लेकिन 89 हम लोग यहाँ पे नहीं ले सकते हैं क्योंकि 1789 में कॉर्नवालिस था, तो हम इसको चेंज करके 98 कर देना पड़ेगा और यहाँ पे 5 है ही, तो 98 से 5 तक ही रहा था। इस तरीके से इसको ध्यान में रखेंगे, बिल्कुल याद रहेगा आपको। वेलेस्ली के साथ दो ही चीज ध्यान में रखना है कि सबसे डर दिखाता था, सबसे डर सब्सिडियरी, और साथ में क्या बोलता था, हाय हेलो। हाय मतलब 89 को चेंज करके 98 कर दिए तो 1798 बन गया, और पंच, पंच मतलब यहाँ पे 5। ठीक है, तो 5 तक रहा था। 47 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। चलो इंटरनेट तो सही है, इंटरनेट सही चल रहा है, हाँ बिल्कुल सही है। 47 नंबर क्वेश्चन क्या है, The second Anglo-Maratha War, which resulted in the defeat of major Maratha power, was fought during the tenure of which Governor General of India? दूसरा एंग्लो मराठा युद्ध कौन से गवर्नर जनरल के समय हुआ था? सेकेंड एंग्लो मराठा वार के बारे में पूछ रहा है, तो शायद मैं इसको पहले ही बता चुका हूं दोस्तों, एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे सेकेंड एंग्लो मराठा वार, इसको याद करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सेकेंड का ए का एस, एंग्लो का ए और मराठा का एम ए आर ले लेंगे, तो क्या बन जाएगा, समर बन जाएगा। समर को इस समर से ध्यान में रखना है जो गर्मी वाला समर होता है, और गर्मी वाला समर इंडिया में कब से कब तक होता है,
तो मार्च से लेकर के मई तक होता है, क्योंकि जून से बारिश शुरू हो जाता है और फरवरी तक ठंडी रहता है। तो मार्च कैलेंडर का कौन सा महीना होता है? तो तीसरा महीना होता है। और मई कौन सा महीना होता है? पांचवा महीना होता है। तो 3 से 5 समर, ऐसे ध्यान में रखेंगे। समर कहाँ से आया? तो एस से, एस का पहला वर्ड एस ले, सेकंड का पहला वर्ड एस ले लिए, एंग्लो का पहला वर्ड ए ले लिए और मराठा का एम ए आर 3 वर्ड ले लिए, तो समर बन जाएगा। ठीक है ना? उस तरीके से ध्यान में रखेंगे इसको। 1803 से 5 होगा, 1703 होगा नहीं दोस्तों, क्योंकि 1703 में तो कोई लड़ाई नहीं शुरू हुआ था और वहां पे गवर्नर जनरल का कॉन्सेप्ट भी नहीं था। उसके बाद 1903 नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि 1903 तो काफी लेट हो जाता है। उस समय तो आजादी का लड़ाई चलता है, फाइनल लड़ाई चल रहा होता है, तो उस समय भी नहीं होगा। उस समय तो अंग्रेज सब पूरे इंडिया को जीत चुके थे। तो यहाँ पे बाकी क्या बचेगा? 1803 से 5 ही बचेगा। और उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड ब्लेजली थे। ब्लेजली के बारे में मैंने आपको बताया कि वो सब्सिडरी, सबसे डर दिखाता था, और डर दिखाने के बाद क्या बोलता था? हाय हेलो से मान जाओ भाई, मैं सलमान खान हूं, नहीं तो प्यार से मान जाओ, हाय हेलो से मान जाओ, नहीं तो थप्पड़ मार, पंच मार के भी तुमको अपने अधीन कर लूंगा। तो हाय हेलो से यहाँ पे हाय का पोजीशन अल्फाबेट में 89 होता है। 89 को लेंगे नहीं दोस्तों, क्योंकि 89 में कौन थे? हमारे कॉर्नवालिस साहब थे। तो आप उसको चेंज करके हम लोगों ने 98 कर दिए, उल्टा कर दिए। तो 1798 से लेकर के यहाँ पे पंच से यहाँ पे 5 को ध्यान में रखना है कि 98 से लेकर के 05 तक के गवर्नर जनरल था। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका? लॉर्ड वेलेस्ली होगा। सेकेंड एंग्लो मराठा वार के बारे में मैंने यहाँ पे बता दिया, समर। और यहाँ इसको मैंने पहले वीडियो में भी एक्सप्लेन किया है। समर कहाँ से आएगा? तो सेकेंड, एस फॉर सेकेंड, ए फॉर एंग्लो और एम ए आर फॉर मराठा। ठीक है, मराठा का पहला 3 वर्ड समर बन गया। गर्मी इंडिया में 3 से 5 यानी कि मार्च से मई तक होता है, तो आपको 3 से 5 याद रहेगा। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू। 47 हो गया, 48 पे। Which major reform led to the removal of policing power from जमींदार and introducing a professional police from force under British India? किस प्रमुख सुधार के तहत जमींदारों से पुलिसिंग की शक्तियां छीन ली गई और ब्रिटिश भारत में एक पेशेवर पुलिस बल की स्थापना की गई? यहाँ पे दोस्तों मैं आपको पहले कई बार बता चुका हूँ कि कॉर्नवालिस क्या था? पहले मिलिट्री कमांडर रह चुका था अमेरिका में, ब्रिटेन की तरफ से। उसके बाद उसको इंडिया बुलाया गया। तो जब वो गवर्नर जनरल बना, तो जो अपने पावर का, जो अपने एक्सपीरियंस उसका था, उसको वो पूरा तरीके से यहाँ पे रिफॉर्म में लगाना शुरू कर दिया। तो उसने कॉर्नवालिस कोड बनाया, क्योंकि वो पहले क्या था? मिलिट्री कमांडर रह चुका था। तो उसने देखा कि भाई वहां पे मिलिट्री कमांडर का जो सुविधा है, मतलब जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा है, तो उसी चीज को मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ। अब मैं जिस काम में एक्सपीरियंस रहूंगा उसी काम को तो अच्छे से करूंगा ना। तो वो पहले से मिलिट्री कमांडर रह चुका था, इसलिए उस चीज को यहाँ पे वो अप्लाई किया और उसने पुलिस का सिस्टम बनाया, थाना बनाया, एसपी का ऑफिस बनाया, चौकी बनाया, पुलिस स्टेशन बनाया। तो इस तरीके का सुधार उसने किया और उसको क्या नाम दिया था? वो कॉर्नवालिस कोड नाम दिया था। ठीक है, कॉर्नवालिस संहिता बोलते हैं उसको। आंसर क्या होगा इसका? कॉर्नवालिस कोड। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू में, 49 नंबर का। During which tenure as the Governor General of India did the Fourth Anglo-Mysore War take place, leading to the defeat and death of Tipu Sultan in 1799? वार के किस गवर्नर जनरल के शासन काल में चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप 1799 में टीपू सुल्तान की हार हुई थी? ठीक है, बहुत सिंपल सा दोस्तों इसका कॉन्सेप्ट याद करने के लिए कि फोर्थ एंग्लो मैसूर वार के जो ईयर है उसको याद करना है हमें। तो उसको मैंने लिख लिया इस तरीके से, फोर्थ एंग्लो मैसूर वार, और यहाँ से एफ ले लिया पहला वर्ड, यहाँ से एंग्लो से ए ले लिया और मैसूर का यहाँ पे एम वाई ले लिया। ठीक है, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? एफ ए एम वाई, फैमी बन जाएगा। लेकिन दोस्तों फैमी कोई वर्ड होता नहीं है, फैमी से कोई कॉन्सेप्ट बन नहीं सकता है। तो इससे मिलता जुलता एक ही वर्ड आपको ध्यान में आएगा, फैमी, फैमिली, और कोई वर्ड आपको ध्यान में आएगा ही नहीं। ठीक है, तो फैमिली बना लिया यहाँ पे। और फैमिली में यहाँ पे क्या है? शोर है। तो फैमिली में शोर और वार, लड़ाई झगड़ा हल्ला गुल्ला क्यों होता है? जब फैमिली वाले साथ रहते हैं। देखो यहाँ पे 17, यहाँ पे 17 है। ठीक है, 1799 में हुआ था ये, एक ही साल में लड़ाई खत्म हो गया था। एक ही साल में लड़ाई क्या हुआ था? खत्म हो गया था। तो इसको याद रखना बहुत सिंपल है कि साथ रहने पे 1799, 17, 17 को मैंने हिंदी में ऐसे लिख दिया 17, और 99, 9 का पोजीशन क्या होता है? आई, और यहाँ पे 9 का पोजीशन क्या होता है? आई। तो फैमिली में वार, शोर कब होता है? लड़ाई झगड़ा कब होता है? क्योंकि क्वेश्चन कब कहीं बन रहा है कि लड़ाई कब हुआ था, तो कब होगा? तो 17 साथ रहने पे, जब लोग 9 को आई लिखा इस तरीके से अल्फाबेटिकल पोजीशन, तो जब साथ रहने पे लोग आई आई करते हैं, मतलब आई मतलब खुद को पहले रखते हैं,
सारे क्वेश्चन बोलते हैं कि मैं करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं देखूंगा। तो आई आई करने से मतलब अपने आप को आगे रखने से और साथ रहने पे, जब साथ रहते हैं और खुद को आई आई करते हैं मतलब खुद को पहले करते हैं, तो उसी कारण से फैमिली में यहाँ पे लड़ाई शोर वार हो जाता है। फैमिली कहाँ से बना है, तो मैंने आपको बताया कि जो पहले वर्ड थे वो सभी को उठाया तो फैमिली बन गया, और फैमिली से मिलता जुलता शब्द फैमिली को देख लिया, तो क्या कोई वर्ड बनता नहीं है। आपको इसी तरीके से ध्यान में रखना है दोस्तों। 1799 साथ रह, 17 को 17 ध्यान में रखना है, साथ रह। और 99 में यहाँ पे 9 का पोजिशन क्या होता है, आई आई। तो साथ रहने पे जब लोग आई आई मतलब खुद को आगे रखते हैं तो लड़ाई शोर, यहाँ पे शोर और वार हो जाता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है। और उस समय कौन था, विलेजली था। विलेजली के बारे में मैंने आपको बताया कि सबसे डर दिखाता था, और उसका दो ही काम था, या तो हाय हेलो से यानी प्यार से मान जाओ, मैसेज से मान जाओ, बातचीत से मान जाओ, नहीं तो मुक्का मार करके भी मैं पंच से भी ले लूंगा। और यहाँ पे हाई का पोजिशन अल्फाबेट में 89 होता है। 89 होगा नहीं क्योंकि उस समय कौन वाली भाई साहब थे 1786-93 तक, तो इसको चेंज करके 98 कर दिया, और यहाँ पे 5 को पंच से 5 बना लिया, तो 98 से 05 आपको ध्यान में रहेगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा उसका, विलेजली होगा। 50 नंबर क्वेश्चन, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था। इसको बहुत आसानी से याद करेंगे, ऐसे लिख लिया हम लोगों ने इसको, तीसरा तीसरा एंग्लो मैसूरू वार लिख लिया। यहाँ पे ध्यान रखना, इसको मैसूर नहीं मैसूरू लिख लिया, क्योंकि अभी में इसका नाम क्या हो गया, मैसूरू हो गया है, जैसे बेंगलुरु हो गया मैसूरू हो गया, तो इस तरीके से लिख लिया। और यहाँ पे तीसरा को, थर्ड को तीसरा लिख लिया। तो जब आप सारा को टी पे लेकर के जाते हैं, ठीक है, सारा को टी पे लेकर के जाते हैं, सारा कोई आपकी फ्रेंड है या फिर आपकी चाहत मतलब है, तो उसको आप टी पे लेकर के गए, ठीक है, सारा और यहाँ पे टी है। तो शुरू कहाँ से करेंगे बातचीत, मैं शुरू में यहाँ पे क्या है, शुरू, तो इसलिए इसको मैंने शुरू लिखा है। शुरू कहाँ से होगा, तो शुरू हाय से होता है, मतलब हाय हेलो से बातचीत से होता है। और खत्म कहाँ पे होता है, कहानी, तो खत्म होता है ये जो नैनो प्यार का जो वान है, वान चल के खत्म हो जाता है। तो हाई का पोजीशन क्या होता है अल्फाबेट में, 89 होता है। एच 8वें नंबर पे आता है और आई 9वें नंबर पे आता है। तो 89 में शुरू होगा लड़ाई, और वान वान से यहाँ पे 92 में खत्म होगा। अब कोई कोई क्वेश्चन में इसको 90 से 92 भी लिखते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है इस चीज को कि कहीं पे आपको 89 to 92 भी दिख जाएगा, और कहीं पे 90 से 92 भी दिख जाएगा, तो दोनों सही है। obvious सी बात है, यहाँ पे 1789 ही आएगा। 89 92 तो याद करवा दिया, तो आगे में क्या आएगा, 17 ही आएगा, क्योंकि 1799 में चौथा लड़ाई हो गया था इसका, तो तीसरा उससे पहले ही होगा, तो इसलिए यहाँ पे 1789 ही होगा। ठीक है ना, तो 89 से 92 कैसे याद करवाया आपको, देख लेते हैं एक बार। तीसरा एंग्लो में शुरू बार लिख लिया इसको, तो शुरू सारा को आप टी पे लेकर गए हैं, चाय पे लेकर के गए हैं, तो शुरू कहाँ से करेंगे, हाय से लेकर के करेंगे, बातचीत हाय हेलो से ही शुरू होता है, और हाय का पोजीशन अल्फाबेट में 89 होता है, तो 1789 ध्यान में रखना है इसको। और खत्म कहाँ पे करेंगे कहानी को, तो भाई हाय हेलो से शुरू करेंगे और कहानी वान पे चल के खत्म हो जाएगा, मतलब नैनो के वान से, प्यार मोहब्बत के वान से आपका कहानी खत्म होगा। तो वान से वान में भी ध्यान में रखना, यहाँ पे खत्म हो गया, और हाय हेलो से शुरू हुआ था कहानी। ठीक है, एग्री करेंगे। और उस समय कौन था यहाँ पे 89 से 92 में, तो उस समय भी कौन था, 1792 में कौन था यहाँ पे गवर्नर जनरल, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कॉर्नवालिस भाई साहब थे, 86 से 93, और उसके बीच में क्या आएगा, 92 आएगा, तो उस समय कौन थे, कॉर्नवालिस थे। आंसर क्या होगा, कॉर्नवालिस होगा। ठीक है, मूव ऑन करते हैं 51 नंबर क्वेश्चन। विच गवर्नर जनरल एस्टैब्लिश द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इन ब्रिटिश इंडिया टू सुपरवाइज रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। किस गवर्नर जनरल ने राजस्व प्रशासन की निगरानी के लिए ब्रिटिश भारत में राजस्व बोर्ड की स्थापना की। थोड़ा सा इसको भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि इसको चेक नहीं करेंगे तो पता चलेगा कि मैं यहाँ पे बोलता जाऊं और ये क्या काम करे, ये स्टक कर जाए। तो भाई यहाँ पे भी ये भी देखना पड़ेगा। तो आई होप कि आप सभी ध्यान देंगे। चलिए हम लोग आते हैं कि कौन से गवर्नर जनरल ने राजस्व प्रशासन की निगरानी के लिए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना किया था, यानी कि राजस्व बोर्ड को बनाया था। तो दोस्तों कल के मतलब पहले वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि 64 में क्या हुआ था, बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, और 65 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुआ था। और इसी ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में अंग्रेजों की तरफ से कौन था, तो रॉबर्ट क्लाइव था। रॉबर्ट ने क्या किया था, रॉबरी किया था। रॉबरी मतलब ड्यूअल सिस्टम। ड्यूअल सिस्टम क्या था दोस्तों इस ट्रीटी में, कि
दीवानी राइट मिल गया था ब्रिटिश को, और साथ में निजामत फंक्शन भी मिल गया था। निजामत फंक्शन के लिए उसने जो शासन थे हमारे, उससे 53 लाख रुपए लिया था, और दीवानी राइट के लिए उसने 26 लाख रुपए मुगल को दिया था। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि दीवानी राइट उसको पावर मिल गया। तो दीवानी राइट का मतलब क्या हुआ? टैक्स कलेक्शन का राइट। और निजामत का मतलब क्या हुआ? एडमिनिस्ट्रेशन का राइट। ठीक है, ध्यान में रखेंगे इसको। तो जब दीवानी राइट उसको मिल गया लीगली, तो वो क्या हो गया कि उसके पास पैसा आना शुरू हो गया, और उसके पास उस पैसा का कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं था कि भाई पैसा वो कहाँ पे खर्च कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब है कि मेरे पास अंधाधुंध पैसा आ रहा है, और खर्च करना नहीं करना वो मेरी जिम्मेदारी है। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि एक तरीके से क्या हो गया? लूट हो गया। मतलब ब्रिटिश को लूटने का अधिकार मिल गया। उसी को ड्यूअल सिस्टम बोलते हैं। उसी को मैंने आपको रॉबरी बताया था। तो रॉबर्ट ने रॉबरी किया था, यानी कि रॉबर्ट क्लाइव ने अंग्रेजों की तरफ से वो रॉबरी ड्यूअल सिस्टम किया था, और पैसा साथ ले गया था। 65 यहाँ पे 1765 में हुआ था, ध्यान में रखना इसको। बैटल ऑफ बक्सर के बाद में। बैटल ऑफ बक्सर तो सभी को याद रहता है कि 1764 में हुआ था। सारे लोगों को कम से कम दो चीजें इतिहास की याद रहती है, मॉडर्न हिस्ट्री की। एक तो बैटल ऑफ प्लासी 1757 में, और बैटल ऑफ बक्सर 1764 में। तो 1765 उसी तरीके से ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों कि 1772 में कौन बनकर के आया? जब स्थिति यहाँ पे 72 में स्थिति को 72 को मैंने क्या बताया था आपको कि 72 बेहतर, 72 बेहतर, 72 को में बेहतर करने के लिए वॉरेन हेस्टिंग, वॉरेन हेस्टिंग में यहाँ पे क्या है? वरी है, और वरी यहाँ पे क्या है? हस्ती है। तो वरी हस्ती को बुलाया था 72 में बेहतर करने के लिए। 72 बेहतर ऐसे बोलेंगे। तो वरी हस्ती आए थे, और उसने देखा कि भाई पूरा राजस्व खाली हो चुका है, इतना करप्शन बढ़ चुका है। अगर किसी के पास में पैसा आते जाएगा, उसके पास अकाउंटेबिलिटी नहीं होगा, तो करप्शन काफी बढ़ जाएगा। तो उसी ने वॉरेन हेस्टिंग ने देखा कि भाई काफी ज्यादा करप्शन हो चुका है, लूट का कोई सीमा नहीं है। तो अगर मेरा जो कंपनी का खजाना है वही खाली रहेगा, तो मैं शासन क्या करूंगा? उसीलिए उसने क्या किया था? उसने क्या किया कि यहाँ पे बोर्ड ऑफ रिवेन्यू बनाया, कलेक्टर का पोस्ट बनाया। ये अलग बात है कि फादर ऑफ जो कलेक्टर है, वो उसको किसको बोलते हैं? कॉर्नवालिस को बोलते हैं। लेकिन पहली बार जो कलेक्टर का पोस्ट है, वो वॉरेन हेस्टिंग नहीं बनाया था। ठीक है, तो वॉरेन हेस्टिंग ने इस तरीके का बोर्ड ऑफ रिवेन्यू बनाया, कलेक्टर का पोस्ट बनाया कि भाई मेरा जो पैसा है कंपनी का, वो अच्छे से ला करके दो, करप्शन नहीं करो, और कंपनी का खजाने में भी पैसा लाओ, ताकि हम लोगों के पास भी, कंपनी के पास भी पैसा रहे। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका? वॉरेन हेस्टिंग होगा। मूव ऑन करते हैं 15 नंबर पे। विच गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया साइंड द इंडस नेविगेशन ट्रीटी इन 1831 विद महाराजा रंजीत सिंह ओपनिंग ऑफ द सतलज रिवर ऑफ फॉर नेविगेशन? चलिए, क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन है, इसलिए इसको मैंने अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इसके पीछे 10 से 12 मिनट का कॉन्सेप्ट होगा, और यहाँ पे मैं 10 से 12 मिनट नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन सही समय पे करेंगे, छोड़ेंगे कोई भी चीज को नहीं। 53 पे आते हैं। द ट्रीटी ऑफ सुरजी-अंजनगांव which marked the defeat of Scindia was signed in। सुरजी-अंजनगांव की संधि, जिसने सिंधिया की हार को चिन्हित किया, किसके कार्यकाल में हुआ? तो यहाँ पे डेट पहले ही क्वेश्चन में कर दिया, गलत टाइपिंग, तो 1803 होना नहीं चाहिए था। इसको देखते हैं दोस्तों। सेकेंड एंग्लो और मराठा वार को याद करने के लिए मैंने आपको एक छोटा सा प्यारा सा कॉन्सेप्ट बताया था। क्या बताया था कि सेकंड का एस ले लेंगे, एंग्लो का ए ले लेंगे, और मराठा का ए में आर ले लेंगे, तो यहाँ पे समर बन जाएगा। और उस समर को इस समर से ध्यान में रख लेंगे, गर्मी से। और गर्मी का सीजन इंडिया में 3 से 5 होता है, मतलब कि तीसरा महीना से 5वां महीना तक चलता है। तीसरा महीना कौन सा? मार्च, और 5वां महीना मई तक चलता है। ठीक है, तो 3 से 5 इसको ध्यान में रखना था। और साथ में 1803 से 5 हो जाएगा, क्योंकि 1703 तो आएगा नहीं, उस समय गवर्नर जनरल वगैरह था ही नहीं, तो क्वेश्चन भी नहीं बनता है। ठीक है, और 1903 तो काफी लेट हो जाएगा। 1903 में तो आजादी का लड़ाई चलना शुरू हो गया था, फाइनल वाला। 1947 में इंडिया को आजादी भी मिल गया था, तो बचेगा क्या? 1803 ही होगा यहाँ पे। तो 1803 में सेकेंड एंग्लो मराठा वार हुआ, और 5 में खत्म हुआ। कैसे याद रखना है मैंने आपको बता दिया, समर से। ठीक है, लेकिन वहां पे क्या होता है दोस्तों कि जब 3 में और 5 में लड़ाई खत्म हुआ, तो उस दौरान ब्रिटिश एक एक करके सभी को हरा रहे थे। मतलब पहले सिंधिया को हराया, फिर होलकर को हराया, लास्ट में उस तरीके से भोसले को हराया। तो वो अलग अलग लोगों को हरा रहे थे, मराठा कॉन्फेडरेसी को, और अलग अलग ट्रीटी कर रहे थे। तो उसी दौरान उन्होंने सिंधिया को 1803 में हरा दिया था, और उनसे अंजन गांव की ट्रीटी किया था। इन सिंधिया से आपको यहाँ पे अंजन गांव ध्यान में रखना है कि इंडिया का जो जान है वो
अंजन में यहाँ पे लिखना जान है ना, और इंडिया का जान कौन सा है, तो गांव है, यहाँ पे गांव भी है। तो ये ध्यान रखना है कि इंडिया सिंधिया के साथ में, सिंधिया में यहाँ पे इंडिया, और इंडिया का जान अंजन, जान कहाँ पे, गांव में। तो सिंधिया के साथ उन्होंने अंजन गांव की संधि किया था। मैच ऑफ द फॉलोइंग में क्वेश्चन पूछता है तो आप वहां पे कंफ्यूज कर जाएंगे, तो ऐसे ध्यान में रखना है, ठीक है। और वहां पे 1803 में हुआ था ट्रीटी, इस दौरान सेकेंड एंग्लो मराठा वार के दौरान। मूव ऑन करते हैं, 53 हो चुका है, 44 पे आते हैं, ठीक है। द ट्रीटी ऑफ राजघाट विच कंक्लूडेड द सेकेंड एंग्लो मराठा वार between the British East India Company and the Swantrao Holkar, who was the Governor General of India at the time of treaty। राजघाट की संधि किसके साथ हुआ था, मतलब अंग्रेजों और किसके साथ हुआ था, ठीक है। राजघाट की संधि दोस्तों वो भी कब हुआ था, सेकेंड एंग्लो मराठा वार के समय ही हुआ था, 1803 से 5, 3 से 5 याद करने के लिए मैंने आपको बता दिया पीछे में, ठीक है। उस समय कौन था गवर्नर जनरल, एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि संधि के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। राजघाट किसके साथ हुआ था, तो होलकर के साथ हुआ था, और भारत का गवर्नर जनरल कौन था, वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो मैंने आपको विलेजली का समय याद करवाया था, कैसे कि विलेजली जो था वो सबसे डर दिखाता था, सब्सिडरी अलायंस का सिस्टम था। सबसे डर में क्या बोलता था, हाय हेलो से बात मान जाओ, यानी प्यार से समझ जाओ, नहीं तो मुक्का मार के भी समझा देंगे, पंच मार के भी समझा देंगे। तो हाई का पोजीशन अल्फाबेट में 89 होगा, लेकिन 89 नहीं होगा यहाँ पे, उसको हम लोग 98 चेंज करना पड़ा था। क्यों करना पड़ा था, क्योंकि 89 में यहाँ पे कॉर्नवालिस भाई साहब थे, तो यहाँ पे हमको 98 करना पड़ गया, ठीक है। और पंच में यहाँ पे क्या होता है, 5 होता है, तो 98 से 05 तक विलेजली का समय पीरियड था। और उसी समय यहाँ पे देखना, यहाँ पे 1805 होगा, 1798 से 1805, ठीक है। और उस समय यहाँ पे सेकेंड एंग्लो मराठा वार के समय समर 1803 से 5, और वो यहाँ पे गवर्नर जनरल थे विलेस्ली, ठीक है। 55 नंबर क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट मराठा सरदार टू शिफ्ट द सब्सिडी अलायंस अंडर द गवर्नर जनरल लॉर्ड विलेस्ली। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलेस्ली के अधीन सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि वो कौन सा मराठा सरदार था जो पहली बार सब्सिडरी अलायंस को स्वीकार किया था। तो यहाँ पे सेकेंड एंग्लो मराठा वार के लिए मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था कि सेकेंड का ए ले लेंगे, एंग्लो का ए ले लेंगे, सेकेंड का एस ले लेंगे, एंग्लो का ए ले लेंगे, और मराठा का एम ले लेंगे, तो समर बन जाएगा। और उस समर को इस समर से रिलेट कर लेंगे, गर्मी से। और समर इंडिया में कब होता है, तीसरा महीना से लेकर के 5वां महीना तक होता है, यानी कि मार्च से लेकर के मई तक होता है। तो यहाँ पे 3 से 5 आपको ध्यान में रहेगा, और 1803 से 5 होगा ऑब्वियसली, क्योंकि 1703 हो नहीं सकता है, 1903 काफी लेट हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चा क्या 1803 से 5। तो जब 1803 में लड़ाई शुरू हुआ था दोस्तों, तो उसका मेजर कारण क्या था कि 1802 में क्या हुआ, ट्रीटी ऑफ बस्टीन हुआ था। उसमें बाजीराव 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 को ध्यान में रखना है कि पेशवा बाजीराव जो 2 थे वो वेलेस्ली के पास चले गए थे। वेलेस्ली यहाँ पे देखना है, यहाँ पे कौन है, वेलेस्ली है, 1798 से 1805 तक। तो वेलेस्ली के पास जाकर के सब्सिडरी अलायंस उसका शिफ्ट कर लिए थे भाग करके, जो कि बाकी मराठा सरदार को पसंद नहीं आया, और बाकी मराठा सरदार सेकेंड एंग्लो मराठा वार का शुरुआत कर देते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसका, पेशवा बाजीराव 2। ये पहला ऑप्शन में छूट गया है। नेट सही चलते रहे, बस अपना इतना ही डिमांड है इससे, क्योंकि कभी कभी स्टक, नेट तो सही चलता है बट सिस्टम भी कभी कभी स्टक कर जाता है, सही है ना। 56 number question. Which was the first Indian state to shape the subsidiary alliance system introduced by Lord Wellesley? लॉर्ड विलेस्ली द्वारा शुरू की गई सहायक संधि प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन था, ठीक है। तो पहला भारतीय राज्य के बारे में पूछा जा रहा है कि किसने सबसे पहले सब्सिडरी अलायंस को शिफ्ट किया था। यहाँ पे मैंने विलेस्ली के बारे में आपको याद करवा दिया कि सबसे डर दिखाता था, और हाय हाय हेलो या फिर पंच, पंच से 5, यहाँ पे 1798 से 5 तक उसका शासन काल रहा था। तो सबसे पहले इसको, इसका जो कर्म है उसको याद रखते हैं, क्योंकि कभी कभी ये जो कर्म संख्या है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसको अरेंज करें, कौन से कर्म में सबसे पहले से सबसे बाद में इस कर्म में इसको अरेंज करें कि कौन कौन से जो स्टेट थे वो सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट किए थे। तो कैसे याद करते हैं, मैंने आपको पता कि वो सब्सिडरी में क्या करता था, सब से डर दिखाता था। जो हाइलाइटेड वर्ड है उसके ऊपर फोकस करेंगे, सबसे डर दिखाता था। तो सबसे पहले डरने वाला राज्य होगा
वो अलायंस कर लेगा, ठीक है, सब्सिडरी अलायंस कर लेगा। तो हैदराबाद में यहाँ पे क्या है डर, है डर। तो हैदराबाद को डर लगा और सबसे पहले वो 98 में यानी कि ब्लेजली जिस साल आया था उसी साल जाकर के सब्सिडरी अलायंस कर लिया, ठीक है। उसके बाद एक वर्ड यहाँ पे है मैसूर और तंजोर है। तो यहाँ पे शोर है और यहाँ पे जोर है। तो जोर से शोर, जोर और शोर। तो जोर से शोर को क्या करना है, नो नो नहीं करना चाहिए, जोर से शोर नो नो। तो यहाँ पे जोर से शोर में क्या है 99, नो 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 नो, ठीक है। तो ऐसे याद में रखेंगे, जोर से शोर नो नो, जोर से शोर नो नो। तो नो नो से यहाँ पे आपको 99 याद आ जाएगा और यहाँ पे जोर शोर तंजोर और मैसूर याद आ जाएगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपका। उसके बाद एक में अवध को ध्यान में रखना है, ए फॉर अवध। ए भी सब अल्फाबेट में सबसे पहले आता है और यहाँ पे एक भी सबसे पहले आता है। तो अवध और 1801 ये दोनों आपको ध्यान में रहेगा, ठीक है। उसके बाद 1802 में पेशवा, यहाँ पे आपको समर सेकेंड एंग्लो मराठा वार का कॉन्सेप्ट बताया था आपको कि 3 से 5 में हुआ था और 2 में पेशवा ने जाकर के सब्सिडरी अलायंस कर लिया था। तो 2 में पेशवा आपको ध्यान में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब सेकेंड एंग्लो मराठा वार के समय ही भोसले और सिंधिया को हराए, तो भोसले और सिंधिया भी 1803 में सब्सिडरी अलायंस कर लिए थे। तो आपको एक कर्म ध्यान में रहेगा, सबसे पहले हैदर, हैदराबाद में हैदर, तो डर सबसे पहले 98 में चला गया। उसके बाद जोर से शोर नो नो, 99 ध्यान में रखना है। उसके बाद अवध 1801 में। उसके बाद पेशवा, पेशवा क्यों किए थे कि 1802 में चले गए थे अलायंस में। तो समर सेकेंड एंग्लो मराठा वार हुआ था 3 से 5, तो पेशवा भी ध्यान में रखेगा। उसके बाद युद्ध के दौरान ही उन्होंने भोसले को हराया और सिंधिया को हराया। उसके बाद 1803 में उन्होंने संधि किया, ठीक है। तो सबसे पहले कौन थे, हैदराबाद है डर, सबसे पहले जो डरे थे हैदराबाद डरे थे और जाकर के सब्सिडरी अलायंस कर लिए थे। 57 नंबर क्वेश्चन, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द साइनिंग ऑफ ट्रीटी ऑफ अमृतसर विद महाराजा रंजीत सिंह। महाराजा रंजीत सिंह के समय जब ट्रीटी जो हुआ था, ट्रीटी ऑफ अमृतसर, उस समय गवर्नर जनरल कौन थे। तो इसको याद करने के लिए यहाँ पे आते हैं दोस्तों। यहाँ पे उस समय मिंटो फर्स्ट थे। उनका टाइम पीरियड कैसे याद करते हैं, तो यहाँ पे मिंटो फर्स्ट है, ठीक है। मिंटो को यहाँ पे मिनट तो ऐसे लिख दिए, मिनट तो लिख सकते हैं ना, मिनट आरजू मिनट, जो आप लोग जानते होंगे ना, आरजू करना मिन्नत करना। तो यहाँ पे मिनटों से यहाँ पे मिनटों को ध्यान में रखेंगे, मिन्नत करना। तो बहुत मिनटों के बाद 13 साथ, तो 13 से यहाँ पे 13 नंबर को 13 साथ मिला। ऐसे क्या बोलेंगे इसको कि मिन्नतों के बाद, मिनटो यहाँ पे है तो इसको मिनटो, आरजू जानते हैं ना, आरजू आरजू करना मिन्नत करना। तो बहुत मिनटों के बाद 13 साथ मिला। तो 13 से यहाँ पे 13 साथ और मिला को हम लोग आगे समझेंगे कि मिला से क्या क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो मिनटों के बाद 13 साथ मिला, तो 13 से 13 और 7 से यहाँ पे 07, यानी कि 7 से 13 तक के रहा था, 1807 ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है। क्योंकि 1707 में तो यहाँ पे कोई गवर्नर जनरल वगैरह का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। 1907 तो काफी लेट होता है दोस्तों। उस समय कौन था, मिंटो 2 था 1907 में, ठीक है। और 1807 में मिंटो फर्स्ट है। तो यहाँ पे क्या है, 7 मिनटो 13 साथ मिला, मिनटों के बाद मिनटों से मिनटों के बाद 13 साथ मिला, तो 13 और 7, ठीक है, ऐसे ध्यान में रखेंगे। तो 7 से 13 तक ये था। उसके बाद जो ट्रीटी हुआ था दोस्तों, क्यों हुआ था उसको समझ लेते हैं सबसे पहले। तो 1807 में क्या हुआ था, जब मिंटो फर्स्ट आया था उस दौरान जो वर्ल्ड लेवल पे पॉलिटिक्स था वो कहीं और जा रहा था। मतलब कि उस समय नेपोलियन बोनापार्ट अपने, उसका जो करियर था वो पीक पे चल रहा था और नेपोलियन बोनापार्ट से उस समय दुनिया के सारे जो मिलिट्री कमांडर थे वो डरते थे, क्योंकि वो इतना पावरफुल हो चुका था। तो 1807 में यहाँ पे देखना है कि 1807 में साथ आ गए थे 3 लोग, मतलब ब्रिटिश उससे घबरा गए थे। कौन कौन 3 लोग साथ आ गए थे उस घटना से, तो ऊपर में रसिया है, इंडिया के ऊपर में क्या है, रसिया है। रसिया और यूरोप में एक कंट्री हुआ करता था प्रूसिया, जो कि अभी नहीं रहा, वो उस समय हुआ करता था। मतलब रसिया, यूरोप और यहाँ पे फ्रांस के नेपोलियन बोनापार्ट, वो तीनों साथ आ गए थे। तो यहाँ पे इंग्लैंड को क्या, मतलब जो ब्रिटिश थे यहाँ पे उनको डर बैठ गया था कि भाई नेपोलियन बोनापार्ट तो अपने आप में पावरफुल है, लेकिन अब वो रसिया के साथ भी आ गया, तो मुझे घबराहट हो रहा है, मतलब ब्रिटिश को घबराहट हो रहा था कि कहीं आकर के वो इंडिया पे अटैक नहीं कर दे और ब्रिटिश से इंडिया नहीं छीन ले। तो यहाँ पे साथ में ध्यान रखना है कि साथ में साथ आ गए थे, कौन साथ आ गए थे, तो फ्रांस, रसिया और रसिया, ठीक है। उसके साथ में दोस्तों उन्होंने जो ऊपर में इंडिया के ऊपर में ईरान है, पर्सिया है, उसके साथ में भी अलग ट्रीटी किया था, एक छोटा सा ही ट्रीटी किया था। इसका मतलब ये हुआ कि साथ में 3 लोग साथ आ गए, एक तो रसिया,
एक तो उसके बाद दूसरा कौन, नेपोलियन बोनापार्ट, और तीसरा ईरान से भी उन्होंने पर्सिया, उस समय उसको बोलते थे, पर्सिया से भी ट्रीटी कर लिया। मतलब जो इंडिया का ऊपर वाला मेन मेन पार्ट है वो तीनों लोग कहाँ पे चले गए, नेपोलियन बोनापार्ट के साथ में चले गए। तो वो यहाँ पे जो गवर्नर जनरल मिंटो फर्स्ट था वो डर गया, और डर के उसके बाद उसने क्या किया कि 1808 में एलिफेस्टन और मैकलम को कहाँ पे भेजा, तो काबुल यानी अफगानिस्तान भेजा, और पर्सिया भेजा कि भाई जाकर के देखो तुम लोग कि कहाँ तक उन लोगों का जो ट्रीटी है वो लोग रसिया के साथ या फिर नेपोलियन बोनापार्ट के साथ कैसा सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, हमारे ऊपर अटैक करने का तो नहीं सोच रहे हैं। तो यहाँ पे 1808 में और 9 में उन्होंने क्या किया, पंजाब, पंजाब भी क्या था आपका वहीं पे अफगानिस्तान से, यानी कि जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान से नीचे में था पंजाब सटा हुआ, तो पंजाब में उस समय महाराणा रंजीत सिंह थे, तो उनको रंजीत सिंह के पास भी अपना दूत भेजा, किसको भेजा, मेचकाप को भेजा कि भाई ऊपर का जो मैटर है जाकर के सुलझाओ, क्योंकि ये ऊपर का जो रसिया है, ईरान है, वो नेपोलियन बोनापार्ट से क्या कर लिया, संधि कर लिया है। उसी संदर्भ में 1809 में साथ में संधि किया, साथ में साथ आया, उसके बाद 8 में डर करके उसने काबुल यानी अफगानिस्तान और पर्सिया भेजा अपना दूत, एलिफेंस्टन को और माकम को। उसके बाद 9 में कहां पे भेजा, तो पंजाब में भेजा, मेचकाप को भेजा, और वहीं पे ट्रीटी ऑफ अमृतसर किया गया कि भाई रंजीत सिंह जी अभी हम लोग शांति बना लेते हैं, हम लोग शांति से रहते हैं, क्योंकि ऊपर में किसका डर बन रहा है, तो नेपोलियन बोनापार्ट का डर बन रहा है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसको, मिंटो फर्स्ट होगा। ठीक है, मिंटो फर्स्ट कैसे याद करवाया, मिनतो, मिनतो के बाद 13 7 मिला, तो 13 7, 13 से यहाँ पे 13 नंबर को ध्यान में रखेंगे, 13 साल को, 7 से 7 को ध्यान में रखेंगे, 1807 तो यहाँ, और मिला से क्या ध्यान में रखना है कि मिलने के लिए, मिलने के लिए किसको भेजे थे, मिलने के लिए दूध भेजा था 3 जगह पे, कहाँ पे, पंजाब में, अफगानिस्तान में और पर्सिया यानी कि ईरान में। ठीक है, 58 नंबर क्वेश्चन क्या है, Lord Minto I sent a diplomatic mission in 1808 to which country to counter French influence? लॉर्ड मिंटो प्रथम ने 1808 में फ्रांसीसी प्रभाव का मुकाबला करने के लिए किन देशों में राजनयिक मिशन भेजे? तो अभी मैंने आपको बताया कि साथ में 1807 में साथ आ गए थे लोग, साथ आ गए थे कौन कौन, तो फ्रांस आ गए थे, रसिया आ गए थे, और ईरान भी आ गए थे साथ में, यूरोप का पर्सिया भी कंट्री साथ में आ गया था। ये लोग आपस में संधि कर लिए थे, अलग अलग ट्रीटी किए थे, तो इससे ब्रिटेन को डर बैठ गया था, और उसने 1808 में यहाँ पे पर्सिया यानी कि ईरान में और अफगानिस्तान में अपने दूत को भेजा था। ठीक है, मिला, मिला को बताया था ना आपको, मिंटो फर्स्ट, 13 7 मिला, मिनटों के बाद, मिनटों से मिनटों के बाद 13 7 मिला, तो यहाँ पे 13 नंबर को ध्यान में रखना है, 7, 1807 से 13 में 13 7 मिला। ठीक है, और मिला से मिलने के लिए ध्यान रखना कि मिलने के लिए भेजा था, कहां पे भेजा था, तो पर्सिया में, अफगानिस्तान में और पंजाब में। आंसर क्या होगा इसका, सी होगा। 59 नंबर क्वेश्चन, यार पेन बार बार क्यों परेशानी करता है यार। Mount Stuart, Elphinstone, and John Malcolm were sent as envoys during the Lord Minto I tenure to the two regions separately. लॉर्ड मिंटो प्रथम के कार्यकाल के दौरान माउंट स्टुअर्ट, एलिफेंस्टन और जॉन मैकम को दूत के रूप में क्रमशः इन 2 क्षेत्रों में भेजा गया था। तो वही फिर से साथ में आ गए थे कौन कौन, रसिया, नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस, ईरान वगैरह ट्रीटी कर लिए थे, तो डर बैठ गया था, तो उसी क्रम में उन्होंने अफगानिस्तान में और पर्सिया में अपने दूत भेजे थे। शायद एक क्वेश्चन रिपीट हो गया है, बट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, 60 नंबर क्वेश्चन, in 1809 which viceroy governor general sent Charles Metcalfe mission under Nicholas Smith to Sindh leading to the treaty of perpetual friendship? तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इसको, जो क्वेश्चन पूछा गया है कि 1809 में किस वायसराय के अधीन पंजाब में मिशन भेजा गया था, दूत भेजा गया था, तो वही कॉन्सेप्ट है दोस्तों कि साथ में लोग साथ में आ गए थे, नेपोलियन बोनापार्ट वगैरह, तो यहाँ पे ब्रिटिश को डर हो गया था, तो 8 में उसने पर्सिया और अफगानिस्तान में दूत भेजा, और 9 में सिंध और लाहौर में भेजा। लाहौर मतलब जो पंजाब का इलाका था, जहाँ पे पंजाब का कैपिटल था, रंजीत सिंह शासन कर रहे थे, और वहां पे किसको भेजा था, तो मेचकाफ को भेजा था। ठीक है, किसके अंतर्गत, किसके अधीन भेजा था मेचकाफ को, तो मेचकाफ को उसने निकोलस स्मिथ के अधीन भेजा था। तो आंसर क्या होगा इसका, मिंटो फर्स्ट होगा। मिंटो फर्स्ट को याद करवाया है मैंने आपको मिन्नतों के बाद 13 7 है, तो 13 7 से यहाँ पे 7 से 13 तक रहा था,
ठीक है, तेरा साथ मिला, और मिला से ध्यान में रखना है कि मिलने के लिए दूत भेजा था। कहाँ-कहाँ पे भेजा था? तो अफ़गानिस्तान, पर्सिया, पंजाब और सिंध में भेजा था। ठीक है? मूव ऑन करते हैं 61 नंबर क्वेश्चन। Which what was the tenure of Lord Hastings as the Governor General of India? भारत के गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड हेस्टिंग का कार्यकाल क्या था? इसको कैसे याद करते हैं दोस्तों? तो लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड यहाँ पे है, भगवान है, और यहाँ पे हस्ती है। तो भगवान हंसते कब है? भगवान जब प्रसन्न होते हैं। लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड मतलब भगवान और हस्ती मतलब यहाँ पे हंसने से ध्यान में रखना है कि भगवान कब हंसते हैं? तो जब भगवान का तय राह को फॉलो करते हैं तो भगवान हंसते हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं। मतलब जो भगवान रास्ता बनाए हैं अच्छे रास्ता को फॉलो करने के लिए, उसी रास्ते पे चलेंगे तो भगवान हंसते हैं यहाँ पे। तो तय राह पे, तय राह को आप पैरामाउंट मान लेंगे। पैरामाउंट का मतलब क्या होता है? सुप्रीम होता है। यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि पैरामाउंट का मतलब क्या है, क्यों यहाँ पे लिखा हुआ है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो तय राह को, जो भगवान के तय राह है, भगवान के बताए राह को पैरामाउंट मान लेते हैं, सुप्रीम मान लेते हैं और फॉलो करते हैं, तो लॉर्ड भगवान यहाँ पे हंसते हैं। ठीक है, तो तय राह, तय में यहाँ पे क्या है? तय से यहाँ पे 23 में क्या है? तय है, तो 23 यहाँ पे ध्यान में रखना है, और राह से यहाँ पे 13 को ध्यान में रखना है। आप ऐसा सोच सकते हैं कि 11 में भी राह आता है, 12 में भी आता है, तो 13 में भी आता है, लेकिन यहाँ पे 13 को लेना है। ठीक है, तय राह, तय राह पे पैरामाउंट, तय राह को फॉलो करना है, पैरामाउंट मानना है, सुप्रीम मानना है, जो भगवान का राह तय किए हैं। तो पैरामाउंट से ध्यान में रखना है कि उसने पॉलिसी ऑफ पैरामाउंट को फॉलो किया था लॉर्ड हेस्टिंग ने। तय से यहाँ पे 23 को ध्यान में रखना है, 23 में यहाँ पे क्या है? तय है, और आज से यहाँ पे 13 को ध्यान में रखना है। तो 13 से 23, 13 से 23 और पैरामाउंट, पैरामाउंट ऑफ पॉलिसी। एक बार देख लेते हैं फिर से। लॉर्ड हेस्टिंग को ध्यान में रखना है, तो कैसे ध्यान में रखें कि लॉर्ड है और हंसते हैं। तो लॉर्ड कब हंसते हैं? जब लॉर्ड प्रसन्न होते हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान प्रसन्न कब हो गए? जब भगवान की तय राह, 23 में यहाँ पे क्या है? तय, और राह, तय राह को पैरामाउंट मानेंगे, मतलब सुप्रीम मानेंगे, फॉलो करेंगे, तो भगवान प्रसन्न होंगे। ठीक है, तो तय से यहाँ पे 23 को ध्यान में रखना है, और राह से यहाँ पे 13 को ध्यान में रखना है। ठीक है, 13, और पैरामाउंट से पैरामाउंट ऑफ पॉलिसी इसने बनाया था, जिसके के ऊपर की आगे क्वेश्चन है 1813 से 23, ध्यान में रखेंगे इसको। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास को हम लोग यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। हम लोग आगे क्लास में यहाँ से ये करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। थोड़ा सा अर्जेंट काम आ गया, इसलिए क्लास को थोड़ा से पहले बंद करना पड़ा है, बट हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। और इसी तरीके से जबरदस्त तरीके से एक एक चीज को याद करते हुए, बिल्कुल आपको कोई भी रिवीजन या फिर बार बार रट्टा मारने का जो प्रॉब्लम था, मैं इसको यहाँ पे बिल्कुल खत्म कर दे रहा हूँ। और जितने भी साइंस और जिसके जितने पार्ट्स हैं, पॉलिटी से लेकर के ज्योग्राफी वगैरह, सारे को मैं यहाँ पे करवाऊंगा इसी तरीके से। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।